नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य और अधिकार। तो बेसिकली जब हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, हम राइट टू एजुकेशन पढ़ते हैं, उससे संबंधित कहीं ना कहीं हमें संविधान के कुछ और अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए कुछ मौलिक कर्तव्य और अधिकार देखते हैं, क्योंकि हमने अधिकार पढ़े हैं, उसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं कि हमें संविधान से ये अधिकार मिला है, हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, हमें समानता का अधिकार मिला है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, वो पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। और शिक्षा का ये एक उद्देश्य है कि हम इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करें और अपने छात्रों को ये सिखाएं कि हमें इन मौलिक कर्तव्यों का और इन अधिकारों का संज्ञान होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे अधिकार हैं तो साथ में कुछ कर्तव्य भी हैं। तो अगर मैं मौलिक कर्तव्यों की बात करूं तो संविधान में स्पष्टतः कुछ मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, जिनको भी हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। पहला कर्तव्य दिया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो यहाँ पे दोनों में आपको राष्ट्रवाद दिख जाएगा। पहले में आपको संविधान का पालन करने को कहा गया है, और उसी के साथ साथ जो संविधान के आदर्श हैं या राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, उनका हमें आदर करना है, ये कर्तव्य है हमारा। ठीक है। दूसरा कहा गया है कि जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है उसको प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श हैं, चाहे वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं या उससे जुड़ी कोई भी चीजें हैं, तो हम उनको सम्मान दे बेसिकली। ठीक है। उसके बाद भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। यानी कि हमें अपनी जो हमारा देश है उसकी संप्रभुता और एकता को बनाए रखना है। यानी संप्रभुता मैंने दूसरे वीडियो में पूरी जो प्रस्तावना थी उसकी एक एक टर्म डिस्कस की थी, आप उसको देखिएगा। तो उसमें क्या है, संप्रभुता का मतलब कि भारत जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है देश, है ना। मतलब हम अपने मर्जी के खुद मालिक हैं एक तरह से। तो ये चीज जो है, ये जो भी भारत की सिचुएशन है, संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इनकी हमें रक्षा करने की जरूरत है। हम इसको बनाए रखें, हमारा कर्तव्य बनता है, इस पे कोई आंच ना आए किसी भी तरह की। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी स्त्रियों का सम्मान करने की बात कही है। जो प्रथाएं हमें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती, उनका त्याग करें। किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें, धर्म, भाषा, जाति, इस तरह का किसी भी तरह का भेदभाव ना करें। ये तो आप देखेंगे हमारा संवैधानिक मूल्य भी है ना, कि हम किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना करें। हमारी सामाजिक सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। संस्कृति के महत्व की बात की, अपनी संस्कृति को समझें और उसकी रक्षा करने की कोशिश करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उसकी रक्षा करें, संवर्धन करें और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। एनिमल हैं, बर्ड हैं, इनके लिए दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि हमारा जो नॉलेज है वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली होनी चाहिए। इनोवेशन हो, हम बहुत साइंटिफिक चीज़ें करें, हम नए नए नॉलेज गेन करें, इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है। तो ये मतलब चाहे इंडिविजुअली, चाहे हम ग्रुप में ऐसे कार्य करें जिससे हमारा जो राष्ट्र है वो उसका विकास हो, बेसिकली उसकी वो प्रगति पर हो, निरंतर बढ़ते हुए नई ऊंचाइयां वो प्राप्त करे। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसे 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। देखो, ये मौलिक
अधिकार तो हमें दिया ही गया था, है ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, लेकिन इसको कर्तव्य में भी जोड़ा गया। अधिकार तो है ही शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन ये कर्तव्य भी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि कोई भी आपको खींच के नहीं ले जाएगा, है ना। तो बच्चों को स्कूल तक लाना तो पेरेंट्स का भी कर्तव्य है, तो ये एक कर्तव्य के रूप में भी है शिक्षा का अधिकार, आप ध्यान रखिएगा इसको। अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार बेसिकली हमें ये मिले हुए हैं 6 अधिकारों, 6 कैटेगरी में हम इसे देख सकते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस लेवल पे अगर मैं शिक्षा के संदर्भ में बात करूं तो इसमें हमें अभी तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इन पे वीडियो नहीं बनाऊंगी। एक एक अधिकार को अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी। आज हम बस थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि किस अधिकार में क्या क्या चीजें आती हैं। तो फिलहाल अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही समझने की जरूरत है कि कौन से अधिकार में मुख्यतः क्या क्या चीजें हैं, वो समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत डिटेल नहीं आएगी, है ना, लॉ का पर्सपेक्टिव नहीं आएगा। हाँ, अगर कभी कोई आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं बहुत डिटेल में इन पे मौलिक अधिकारों पर एक वीडियो अलग से भी बनाऊंगी। अब देखिए, सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक का है। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता, जिसका अर्थ है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान ढंग से लागू करेगा। अनुच्छेद 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी कि राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 आप मुख्यतः याद रखिए कि ये किसी भी तरह के भेदभाव का निषेध करता है ना, विरोध करता है। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी किसी भी तरह की सरकारी नौकरियां वगैरह होती हैं, नियुक्तियां होती हैं, तो उसमें हर नागरिक को अवसर की समानता दी जाएगी। इसमें अपवाद होंगे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, जिन्हें की आरक्षण दिया हुआ है, तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी निकाल के बाकी जितने भी नागरिक हैं उन सबको अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अगर अस्पृश्यता आप देखते हैं कहीं भी प्रैक्टिसाइज हो रही है तो इस पे बकायदा कानूनी कार्रवाई होती है, दंडनीय है ये। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत होना। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान की नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक अन्य किसी देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये भी एक समानता की ओर कदम है कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, या किसी को कोई उपाधि मिल गई तो वो बड़ा श्रेष्ठ हो गया, तो इस तरह का नहीं है। ठीक है, सबको एक समान ट्रीट किया गया है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 हमें वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार देता है, जिसमें कि हम बोलने का अधिकार है, हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर, है ना, कहीं भी हम बोल सकते हैं। अनुच्छेद 20 है जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, यानी कि अनुच्छेद 20 ये कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक हम अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अनुसार हर व्यक्ति को अपनी अपने जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, अपने मतलब किसी भी तरह से उसको जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसी के अंदर अनुच्छेद 21 के अंदर ही 21A ऐड किया गया था, जिसके अंदर शिक्षा का अधिकार था, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और कैद से संरक्षण। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को गिरफ्तार कर लिया तो एक तो बिना बताए हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसको कारण बताना होगा। और अगर गिरफ्तार किया भी गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके सामने उस व्यक्ति की पेशी की जाएगी जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो कब मतलब ऐसे ही आप किसी को गिरफ्तार करके नहीं रख सकते हैं। ये है स्वतंत्रता का अधिकार।
अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध। यानी कि मानव का आपको पता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, खरीदा बेचा जाता है, बच्चों को खरीदा बेचा जाता है या उनसे जबरदस्ती काम कराया जाता है। तो इस तरह का कोई भी जो चीज है वो प्रतिषेध है उसका, संविधान के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दंडनीय अपराध है। और अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी भी किस 14 साल से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। ये भी एक तरह का दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो सबसे पहले अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसके उसका आचरण कर सकता है, मतलब प्रैक्टिसाइज कर सकता है अपने धर्म को, तो उसको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी किसी भी तरह का धार्मिक काम करना है, उसका प्रबंध करना है, कुछ भी करना है, कोई पूजा पाठ है, कोई भी किसी भी तरह की धार्मिक संस्था कुछ भी इवेंट करना चाह रही है तो वो कर सकती है। ठीक है, उसका अधिकार है। अनुच्छेद 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म में धार्मिक संस्था में या दान कर रहा है या किसी भी धर्म के लिए जो खर्च कर रहा है उस पैसे पर हम कोई किसी तरह का टैक्स के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है, उसको टैक्स में छूट दी जाएगी। और अनुच्छेद 28 है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संदर्भ में। तो अब ये शिक्षा से संबंधित है, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि एक तो ये कि जो भी राज्य फंड कर रहा है, ठीक है, जो भी सरकार जो फंडिंग कर रही है, उस शिक्षा संस्था में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, एक तो अनुच्छेद 28 ये कहता है कि किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद कोई भी जो धार्मिक चीजें मतलब कोई भी स्टूडेंट को धार्मिक कोई भी धार्मिक काम हो रहा है किसी भी शिक्षा संस्था में या कोई भी इवेंट हो रहा है ना, तो उसमें भाग लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। या कोई भी धार्मिक उपासना हो रही है उसमें उपस्थित होने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। अनटिल एंड अनलेस अगर उसके पेरेंट्स सहमति दे दें तो हम उनको कह सकते हैं कि आप आ जाओ। ठीक है, नहीं तो हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। अगर वो अवयस्क है यानी 18 साल तक का नहीं है तो हम किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, ये है अनुच्छेद 29 से 30 तक। ठीक है, तो बेसिकली अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संदर्भ में। यानी कि किसी भी अगर कोई भी भारत के किसी भी भाग का निवासी जो है, ठीक है, उसको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, आपने देखा है हमारे देश में बहुत सारी जनजातियां भी हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग रहते हैं, अलग मतलब कि जैसे जनजातीय हिस्सों में रहते हैं, तो उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का, उनके हितों के लिए कुछ भी काम करने का अधिकार है। और इसके अलावा अगर राज्य फंडिंग दे रहा है तो उस शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा से संबंधित आधार पे प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में है। एक तो भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार है। दूसरा कि किसी भी जो गवर्नमेंट फंडेड संस्थाएं हैं या हम सरकारी कॉलेज या स्कूल कह सकते हैं उसमें किसी भी आधार पे धर्म, जाति या भाषा के अधिकार पे एडमिशन देने से हम मना नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद 29 है। उसके बाद है अनुच्छेद 30 जो कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो धर्म या भाषा आधारित कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है ना, कई धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, कई भाषा पे आधारित अल्पसंख्यक हैं, तो इनको अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार होगा। अगर कोई अल्पसंख्यक ये करना चाहे कि हम अपनी भाषा को बचाने के लिए या हम अपने धर्म को बचाने के लिए कोई संस्था या कोई शिक्षा संस्थान खोलना चाहते हैं तो उसका पूरा अधिकार उसको है। ठीक है,
और उसके बाद ये कुछ अनुच्छेद हैं इसी के अंतर्गत, जैसे 31। तो ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कि आप नज़र डालना चाहे डाल सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट मतलब ये भी संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकारों के अंदर ही आते हैं, अनुच्छेद 31 का, 31 का, 31 का और 31 का। इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर कोई कुछ लोग इनको बहुत डिटेल में जानना चाहे तो आप कमेंट कीजिएगा, तब मैं इनको डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी ये बहुत टारगेट ऑडियंस के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। उसके बाद अंतिम आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32। ठीक है, मुख्यतः अनुच्छेद 32 है, बाकी फिर इसमें भी आगे 32 का या 33, 34, 35 आगे भी हैं, लेकिन मुख्य बात इसमें जो है वो क्या है? वो ये है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, क्योंकि यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है। यह एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपायों का अधिकार प्रदान करता है। यानी कई बार क्या होता है कि हमारे मौलिक अधिकार ही छीन लिए जाते हैं या उनको फॉलो नहीं करने दिया जाता। तो ऐसे में अनुच्छेद 32 हमें इन मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार देता है, कि अगर ये जो जितने भी हमने अभी अधिकार पढ़े हैं, अगर इनमें से किसी का भी हनन होता है तो उसके खिलाफ भी क्या-क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 32 के अंदर आती हैं। ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएँ हैं। इस तरह से संविधान संशोधन के तहत नहीं बदला जा सकता। ये एक ऐसा अनुच्छेद है, वैसे आप देखेंगे बहुत सारे अनुच्छेद हैं जिसमें संशोधन होता है, फिर उनमें बदलाव किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 32 एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें हम बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, और इस इससे हमें कोई बल मतलब बचा नहीं सकता, या इस पूरे जो अनुच्छेद है, इस पूरे आर्टिकल में कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो हमें ये हर हाल में ये अधिकार है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। ठीक है, तो उसके बाद वही चीजें हैं, इसमें भी अनुच्छेद 32 जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों के बारे में कहता है। फिर आर्टिकल 33 आता है, जो कि अ, जो भी हमारे पार्लियामेंट है उसका उसकी पावर क्या-क्या है, किन-किन लोगों के संदर्भ में उसकी पावर किस तरह यूज़ होगी उसके बारे में है। फिर आर्टिकल 34 आता है, जो कि सेना कानून से संबंधित है। ठीक है? तो ये अलग-अलग हैं। मुख्यतः अभी आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंदर मुख्यतः क्या बात की गई है। तो जब भी प्रश्न आता है उपचार अधिकारों के बारे में, तो ये 5-6 अधिकार जो हैं, इनके बारे में आप डिटेल में थोड़ा-थोड़ा लिख सकते हैं कि इनमें क्या-क्या मुख्य बातें हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़रूर, और इसको शेयर भी कीजिए। जिन लोगों को ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है आप कमेंट कर सकते हैं, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका जवाब दूँ। उसके ऊपर अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो भी बना सकती हूँ। ठीक है? चलिए, धन्यवाद।